तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। अभी पिछले वीडियो के अंदर में हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना सीखा था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं तो एक जर्नल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। बट एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कितनी चेन एक डीएनए में होती हैं और उनका अरेंजमेंट आपस में किस तरह का होता है, तो कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर की बात हमें यहाँ पर करनी है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना साइंटिस्ट के लिए बहुत सरदर्द भरा वाला काम था पहले के ज़माने में या फिर अर्लियर टाइम में। ऐसा इसलिए है कि डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर इसके लेंथ की बात करें, इसके साइज़ की बात करें, तो आपको मालूम है एक सेल का डीएनए कई मीटर्स तक हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस में, अगर हम अपने डिप्लॉइड कंटेंट की बात करें, डिप्लॉइड सेल की बात करें, तो एक डिप्लॉइड सेल में टोटल लेंथ जो डीएनए की होती है वो 2.2 मीटर्स होती है। वहीं पर अगर हैप्लॉइड सेल की बात करें तो 1.1 मीटर्स होती है। पर दोनों में देखिए आपकी जो लेंथ है डीएनए की वो मीटर्स में है, बहुत लंबी है। इतने बड़े मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना, इंटैक्ट फॉर्म में या फिर इसके ओरिजिनल फॉर्म में इसको सेल से बाहर निकालना और उस पर वर्क करना, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमें 19th सेंचुरी के मिड में जाकर के पता लगा, जबकि अगर हम डीएनए की डिस्कवरी देखें तो डीएनए की डिस्कवरी 18th सेंचुरी में ही मतलब 1869 में ही हो गई थी। लेकिन अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर इसके लगभग 100 साल बाद जाकर के साइंटिस्ट के कुछ मॉडल उन्होंने इसके बेसिस पे प्रपोज किए। अब हमारे पास में डीएनए के भी डिफरेंट मॉडल्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग साइंटिफिक ग्रुप्स ने प्रपोज किए हैं। तो हमारे पास आज के टाइम पे 12 से भी ज़्यादा डीएनए के मॉडल्स प्रेजेंट हैं। तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। अगर इन सब में से सबसे फेमस मॉडल की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल की बात करें, तो वो है बीडीएनए मॉडल, जिसको हम डबल हेलिकल डीएनए मॉडल भी कह करके बुलाते हैं। तो जो सबसे फेमस टाइप का है, सबसे ज़्यादा यूज्ड है, वो है बी मॉडल, बीडीएनए मॉडल या फिर डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। ये जो मॉडल है इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रपोज किया था, एक वॉटसन और एक क्रिक, इन द ईयर 1953। अब ये जो डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, इसके लिए इन्होंने जो अवेलेबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे, उस टाइम पर जितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट उनके पास अवेलेबल थे, जो एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो उनका रिजल्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था। तो यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक ने कई सारे दूसरे साइंटिस्ट के जो रिजल्ट हैं, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया था, जिसमें सबसे पहला है मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डीएनए के स्ट्रक्चर को बताने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने दुनिया की सबसे पहली इमेज जनरेट की थी डीएनए की। हमारे पास इससे पहले डीएनए की कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली डीएनए की इमेज जनरेट की। अब डीएनए की इमेज कैसे जनरेट कर सकता है कोई, तो उसके लिए एक बहुत फेमस टेक्निक होती है बायोकेमिस्ट्री में, XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। XRD मेथड या फिर एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड की मदद से हम एक एक्स-रे सोर्स की मदद से एक्स-रे बीम एक क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल पर डालते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रिस्टल बनाया है। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो पहले उसका क्या बनाना पड़ता है, क्रिस्टल। तो हमने डीएनए का क्या बना दिया यहाँ पे, क्रिस्टल। इस क्रिस्टल पे हमने एक्स-रे इमिट की, यहाँ पर एक एक्स-रे इस पे इंसिडेंट की, इस पे फॉल की। जैसे ही एक्स-रे इस पे फॉल करेगी तो एक्स-रे डेविएट होगी और इसको बोलते हैं इसका डिफ्रैक्शन होना। और ये डेविएट होकर के क्या बनाएगी, एक पर्टिकुलर पैटर्न का फॉर्मेशन करेगी इस
डिटेक्टर पे, और इसी की मदद से यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीएनए की। तो इस तरह से मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने पहली इमेज डीएनए की जनरेट करी। इस इमेज में हमें डीएनए के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है वो पता लगा, और उससे ये बात क्लियर हो गई कि डीएनए का जो कन्फर्मेशन होता है, जो डीएनए की फोल्डिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है, हेलिकल फॉर्म में। तो जो डीएनए हेलिकल नेचर होता है वो सबसे पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के एक्सपेरिमेंट या फिर उनके इमेज से ही पता लगा। इसको वाटसन एंड क्रिक ने डायरेक्टली यूज किया है। दूसरा एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है चारगाफ रूल। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट है इसको देने वाले वो हैं अरविंद चारगाफ। इन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम है चारगाफ रूल, जो किस पर अवेलेबल जो किस पे एप्लीकेबल है, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। कोई भी ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो डबल स्ट्रैंडेड हो। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि उसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट हो। मान लीजिए ए टी जी सी है, तो यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा टी ए सी जी, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, आज के टाइम पे हमें मालूम है। तो जब भी ये डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम कर रहे थे तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर हम बात करें तो हमेशा उसके अंदर जो बेस रेशो आता है, बेस रेशो यानी कि एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन का जो आपसी रेशो आता है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है। जैसे कि प्यूरीन हमेशा बराबर होता है पायरिमिडीन के। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरीन किसके बराबर होता है, हमेशा पायरिमिडीन के। इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्यूरीन है, एडेनाइन और ग्वानिन, अगर हम इसको ऊपर रख दें इसका नंबर, और थाइमीन और साइटोसिन का जो नंबर है उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में उसको हम डिनोमिनेटर में रख दें, तो ये जो रेशो आने वाला है नंबर का टोटल वो हमेशा 1 आएगा। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए वो हमेशा क्या आता है, 1। एडेनाइन प्लस ग्वानिन डिवाइडेड बाय थाइमीन प्लस साइटोसिन का नंबर हमेशा 1 रेशो प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल डायरेक्टली वाटसन एंड क्रिक अपने मॉडल के अंदर में करने वाले हैं, और उनके मॉडल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसी रेशो के ऊपर बेस्ड हैं। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है या फिर एक और स्पेसिफिक रेशो है जो चारगाफ ने बताया था। चारगाफ ने बोला कि a प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का रेशो हमेशा 1 आता है, लेकिन अगर हम एडेनाइन और थाइमीन जो आपस में बाइंड करते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन जो आपस में बाइंड करते हैं, इनका रेशो निकाल लें किसी भी स्पीसीज के लिए, एडेनाइन प्लस थाइमीन डिवाइडेड बाय ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो ये जो रेशो है ये बिल्कुल स्पेसिफिक रेशो आता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। इसकी मदद से हम एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरह के ऑर्गेनिज्म में, एक टाइप के ऑर्गेनिज्म में हमेशा ये रेशो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में इसकी वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। बैक्टीरिया में, इकोलाई में इसकी वैल्यू फिक्स्ड आएगी। हर स्पीसीज में, हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी और फिक्स्ड आएगी। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया का या फिर प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, उसमें ये AT/GC रेशियो लेस देन 1 आता है। ये AT/GC रेशियो क्या आता है हमेशा बैक्टीरिया में, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है G/C, G प्लस C जो है ये ज़्यादा है डीएनए में, और एडेनाइन और थाइमीन का नंबर कम है कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर में जो डीएनए है वो GC रिच डीएनए है, वहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं GC रिच डीएनए। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये जो रेशो आता है ये ग्रेटर देन 1 आता है। हमेशा ये रेशो कैसा आता है, ग्रेटर देन 1।
ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो एडिनाइन प्लस थाइमीन का नंबर है वो ज़्यादा है कंपेयर्ड टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इसीलिए यूकैरियोट्स के डीएनए को हम एटी रिच डीएनए भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का डीएनए जीसी रिच और यूकैरियोट्स का डीएनए एटी रिच होता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। एक तो ये मॉरिस विल्किन एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, और दूसरा चारगाफ रूल का ये जो पहला वाला रूल है, ये वाला रूल, इसका इस्तेमाल वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल के अंदर किया। तो उन्होंने जब अपना मॉडल बीडीएनए मॉडल प्रपोज किया तो उसके क्या पॉइंट्स लिखे उन्होंने, या फिर उसके लिए क्या पॉइंट्स बताए, बीडीएनए के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं किसी बीडीएनए के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो उन्होंने बताया कि कोई भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड यानी कि एक डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। मतलब एक डीएनए किसका बना है, मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें, अगर उनके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, वो किसकी बनी है, शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट आपस में जुड़ करके एक लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल बनाते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। जबकि अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें, जो कि थर्ड कंपोनेंट है हमारे न्यूक्लियोटाइड का, तो जो बेस होता है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है। मतलब दोनों चेन्स के बीच की तरफ सेंट्रल रीजन में प्रोजेक्ट कर रहा होता है, कुछ इस तरह से। यहां पर ये देखिए, ये एक चेन है, यहां पे हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, इससे तीसरा, इससे चौथा, और यहां पे इसका 5 प्राइम एंड है। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इस वाली चेन का 3 प्राइम एंड है, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, फिर ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, और ये इसका फ्री फॉस्फेट ग्रुप या फिर 5 प्राइम एंड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन चेन की बात करें तो इन चेन का जो बैकबोन है, पहला तो शुगर से बना, ये शुगर है, एक तो ये बैकबोन बना रही है, और दूसरा फॉस्फेट। शुगर फिर फॉस्फेट, फिर शुगर फिर फॉस्फेट, फिर शुगर फिर फॉस्फेट। तो यही दोनों मिल करके जो लीनियर चेन है या फिर जो बैकबोन है, जो सीधी लाइन में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो शुगर प्लस फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस दोनों तरफ से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो अंदर की तरफ ये लगे हुए हैं, अंदर की तरफ उभरे हुए हैं। यही चीज बता रहा है यहां पर। अब हम कुछ मार्क्स यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा अगर ध्यान से आप देखिए इन दोनों चेन्स को, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो एक चेन है उसका 3 प्राइम एंड इस तरफ है और 5 प्राइम एंड इस तरफ है, जबकि दूसरी चेन का 3 प्राइम एंड इस तरफ है और 5 प्राइम एंड इस तरफ है। मतलब जो दोनों चेन्स हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट है, एंटी पैरेलल वो एक दूसरे से लगी हुई हैं। इसमें से एक चेन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम लगी हुई है और दूसरी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगी हुई है, अपोजिट लगी हुई है। तो इस तरह की पोलैरिटी को हम बुलाते हैं कि जो दोनों चेन्स हैं एक डीएनए की, वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती हैं। अब आती है बात इन दोनों चेन्स को अटैच करने की। अब ये दोनों चेन्स अगर साथ साथ प्रेजेंट है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगा जो इनको पकड़ के रखा है, इनको होल्ड करके रखा है साथ में। तो इन दोनों को साथ में अटैच करने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेस एक चेन का यहां पर निकला हुआ है और जो नाइट्रोजनस बेस दूसरी चेन का यहां पर निकला हुआ है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड,
ये नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से नाइट्रोजनस बेस जो दो अलग अलग चेन्स पे लगे हुए हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अब ये स्पेसिफिक कैसा है? स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एक प्यूरीन हमेशा दूसरे पाइरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक चेन का प्यूरीन दूसरी चेन के प्यूरीन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा एक चेन का जो प्यूरीन है वो दूसरी चेन के पाइरिमिडीन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और प्यूरीन और पाइरिमिडीन का कॉम्बिनेशन भी एकदम स्पेसिफिक है। एडिनाइन हमेशा थाइमीन से बाइंड करता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो एडिनाइन और थाइमीन किससे जुड़े होते हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए रहते हैं। वहीं पर अगर हम साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें तो साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमेशा बाइंडिंग स्पेसिफिक है। एडिनाइन हमेशा थाइमीन से बाइंड करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा। ये जो स्पेसिफिक बाइंडिंग हमें पता लगी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल की। इसको हम बोलते हैं हॉलमार्क ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी और इसको इतना अलग बनाने वाली प्रॉपर्टी वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ही है। अब वॉटसन एंड क्रिक को कैसे पता लगा कि ये जो स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है? एक्चुअल में वॉटसन एंड क्रिक ने चारगाफ के रूल को यूज करके इस कंक्लूजन तक वो पहुंचे थे। चारगाफ ने बताया था कि प्यूरीन और पाइरिमिडीन हमेशा बराबर होते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक चेन का प्यूरीन और दूसरे चेन का पाइरिमिडीन अगर आपस में बाइंड कर जाएं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो हमेशा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरीन का नंबर और पाइरिमिडीन का नंबर बराबर हो जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दो चेन्स के बीच में, वो चारगाफ रूल से ही निकाला गया है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। जहां पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक चेन का पता है तो उसकी अपोजिट वाली चेन, दूसरी वाली चेन का न्यूक्लियोटाइड हम अपने आप गैस कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसमें ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट है तो दूसरे में ओब्वियसली इसके साथ थाइमीन, इसके साथ एडिनाइन, इसके साथ साइटोसिन और इसके साथ ग्वानिन, तो आप दूसरे वाले का अपने आप गैस कर दोगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। और ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल का डेरिवेशन चारगाफ रूल से ही हुआ है। ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाइंडिंग हो रही है, इससे एक और प्रॉपर्टी मिलती है डीएनए को कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये एक स्ट्रैंड है और एक ये दूसरा स्ट्रैंड है। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, वो हमेशा पूरे डीएनए के लेंथ में बराबर होती है, यूनिफॉर्म रहती है। ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी हमारा कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो बाइंडिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? देखिए, जो प्यूरीन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। जबकि अगर हम पाइरिमिडीन की बात करें तो वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, कंपैरेटिवली छोटा होता है। एक चेन का प्यूरीन दूसरे चेन के पाइरिमिडीन से बाइंड करता है, फिर अपोजिट इसी तरह से होता है। दूसरी चेन का पाइरिमिडीन इस वाली चेन के प्यूरीन से बाइंड करता है, दूसरी चेन का प्यूरीन इसके पाइरिमिडीन से बाइंड करता है। तो जो नेट डिस्टेंस होता है, जो नेट गैप होता है, वो बराबर रहता है, क्योंकि एक यहाँ पर बड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड है, एक छोटा वाला न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर छोटा वाला न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे बड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे बड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे छोटा वाला न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग से दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो भी यूनिफॉर्म मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं डीएनए की हेलिकल प्रॉपर्टी पे। अभी तक हमने डीएनए के
लीनियर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझाए जहां पर दो चेन है वो लीनियरली एक दूसरे से अटैच्ड है। बट कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारे सेल में होता है वो जर्नली लीनियर स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो फोल्डिंग शो करता है और फोल्ड होकर के क्या बना देता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डीएनए के पास में भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो वॉटसन एंड क्रिक को कहाँ से मिली थी, वो वॉटसन एंड क्रिक को मोरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से मिली थी। इन्होंने प्रपोज किया कि जो दोनों चेन्स हैं वो राइट हैंडेड मैनर में एक कॉइल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। इस तरह से यहाँ राइट हैंडेड मैनर में एक कॉइल की फॉर्म में ये ऐसे अरेंज्ड हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड हेलिकल मैनर में जो दोनों चेन्स हैं वो कॉइल हो रखी हैं, आपस में कॉइलिंग शो कर रही हैं, जिससे हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलती है, एक पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है डीएनए का। अब ये जो डीएनए का ज्योमेट्री है, डीएनए का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्योंकि एक ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। जो इस डीएनए हेलिक्स की डायामीटर है, यहाँ पे हम डीएनए हेलिक्स के डायामीटर की बात कर रहे हैं, दो चेन के बीच के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसको दो चेन्स के बीच के डिस्टेंस को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे जो हेलिक्स बन रहा है कंप्लीट, उसके डायामीटर की बात कर रहे हैं, तो वो कितना है, 2 नैनोमीटर। वहीं पर अगर हम बात करें हर एक टर्न के साथ, जब डीएनए एक बार कंप्लीट टर्न करता है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ एक कंप्लीट टर्न करता है, तो उसकी लेंथ में या फिर लीनियर डिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं पिच। एक बार टर्न करने पे डीएनए का लीनियर डिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि जो एक हेलिक्स है डीएनए का उसका लेंथ कितना होता है, उसको बोलते हैं एक पिच। जो डीएनए की एक पिच होती है उसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। तो एक टर्न की जो लेंथ है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। अब जो पिच है इसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंगल पिच में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है, जब एक पिच कंप्लीट होती है तो एक पूरा टर्न कंप्लीट होता है। जो डीएनए है वो एक अपना पूरा का पूरा टर्न कंप्लीट कर लेता है। पूरा टर्न कंप्लीट करने का मतलब है कि जो हेलिक्स है वो 360 रोटेट कर जाएगा। तो एक टर्न कंप्लीट होने पे, एक पिच कंप्लीट होने पे 360 रोटेशन हमारी डीएनए हेलिक्स का कंप्लीट हो जाता है। जो एक टर्न है या फिर जो एक पिच है उसमें टोटल बेस पेयर का नंबर बताएं तो 10 बेस पेयर होते हैं। तो उसमें टोटल बेस पेयर का नंबर कितना है, 10 बेस पेयर वहां पर पाए जाते हैं, जिनमें से प्यूरिन और पाइरिमिडीन बराबर बराबर होंगे। अब देखिए बेस पेयर कितने न्यूक्लियोटाइड से बनता है, 2 न्यूक्लियोटाइड से। एक बेस पेयर में 2 बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करके जुड़े हुए रहते हैं। हमें यह भी मालूम है कि प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडीन के बराबर होता है। तो अगर टोटल 10 बेस पेयर हैं तो टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 20। 10 बेस पेयर में नाइट्रोजनस बेस कितने हो जाते हैं, 20, जिनमें से प्यूरिन और पाइरिमिडीन बराबर बराबर हैं, 10 प्यूरिन और 10 पाइरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा बराबर होगा और पाइरिमिडीन हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे एक पिच में हमेशा 10 बेस पेयर, 10 प्यूरिन और 10 पाइरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि एक कंप्लीट टर्न पूरा करने के लिए, एक कंप्लीट टर्न पूरा करने के लिए जो लेंथ आती है वो है 0.34 नैनोमीटर। और इतने डिस्टेंस में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है 10 बेस पेयर, सॉरी ये 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और इतने डिस्टेंस में कितने बेस पेयर लगे होते हैं,
टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हैं 10। तो हर बेस पेयर के साथ में 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, ऐसे करके 10 बेस पेयर। तो अगर हम हर बेस पेयर पे बीच में डिस्टेंस देखें, हर 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस देखें तो कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10 और उसकी वैल्यू आती है 0.34 नैनोमीटर। तो 2 बेस के बीच में लीनियर डीएनए चेन पर कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसको एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। अब बात करते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, इसको क्या चीज इतना स्टेबल बनाती है कि बी डीएनए या फिर जो हम डीएनए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, वो इतना स्टेबल क्यों होता है? उसकी स्टेबिलिटी के 2 कारण है। पहला कारण तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। डबल स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इसको, वो है जो बेस पेयर होते हैं या फिर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एकदम प्लेनर या फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस एकदम फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब बेस पेयरिंग होती है तो बेस पेयर भी कैसे दिखाई पड़ते हैं? फ्लैट या फिर 2D में प्लेनर दिखाई पड़ते हैं, कुछ इस तरह के। ये प्लेनर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है दूसरे प्लेनर से, ये नाइट्रोजन बेस है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ये बिल्कुल प्लेनर है 2D में। क्योंकि बेस पेयर एकदम प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो एक बेस पेयर जो प्लेनर फॉर्म में है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर जाकर के स्टैक हो जाता है या फिर अरेंज होकर के एक स्टैक बना देता है, एक अरेंजमेंट बना देता है। हर एक बेस पेयर क्या है? फ्लैट है, तो वो एक दूसरे के ऊपर में एकदम अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक बुक है, इसके ऊपर आपने एक दूसरी बुक रख दी, इसके ऊपर एक तीसरी बुक रख दी, इसके ऊपर एक और बुक रख दी, इसके ऊपर एक और बुक रख दी। तो इसी तरह से बेस पेयर जो होते हैं वो भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और इसकी वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए के स्ट्रक्चर को, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी बना ही रहा है, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेबिलिटी हो गई। तो ये हमने पढ़ लिया डीएनए का बी डीएनए या फिर जो डबल हेलिकल डीएनए मॉडल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज। जो बी डीएनए है या डबल हेलिकल डीएनए है उसको एक्सप्लेन करने के साथ में या डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के साथ में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के फंक्शनिंग के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई थी। जिसमें से अगर हम क्रिक की बात करें तो क्रिक ने एक बहुत फेमस हाइपोथेसिस दिया था, एक बहुत फेमस डॉगमा दिया था, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा थ्योरी या सेंट्रल डॉगमा। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ये कहती है कि डीएनए और आरएनए किस तरह से आपस में मिल करके काम करते हैं। जो डीएनए है वो अपना नंबर बढ़ाता है थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की प्रॉपर्टी है कि वो अपना नंबर बढ़ा सकता है, किस प्रोसेस के थ्रू? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू। डीएनए अपना नंबर बढ़ाने के साथ में आरएनए का सिंथेसिस भी कर सकता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए भी हमारे पास में कई सारे टाइप्स का होता है, जिसमें से अगर एक पर्टिकुलर आरएनए की बात करें, एमआरएनए की, तो एमआरएनए की ये प्रॉपर्टी होती है कि एमआरएनए आगे चल करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये जो प्रोसेस है एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्रिक ने बताया कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आपस में कैसे मिल करके किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं कि डीएनए एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। और जब सेल का डिवीजन होना होता है तो डीएनए अपना नंबर बढ़ाता है डीएनए रेप्लिकेशन करके। तो इस तरह से क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा में डीएनए के पूरी प्रॉपर्टीज, फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया, जो हम आगे चल करके पूरे चैप्टर में यही फंक्शनिंग पढ़ेंगे एक एक करके। बट इस जर्नल डॉगमा के या फिर इस जर्नलाइजेशन के कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं हमें, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा।
रिवर्स सेंट्रल डॉगमा का मतलब है कि जो हमारा डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हो रहा था, अगर ये स्टेप रिवर्स हो जाए, अगर ये स्टेप उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे होगा कि एक आरएनए से अगर डीएनए का सिंथेसिस हो जाए तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है आरएनए से डीएनए को बनाना। इस तरह का प्रोसेस एक क्लास ऑफ वायरस में देखने को मिलता है जिसका नाम है रिट्रोवायरस। तो रिट्रोवायरस एक क्लास ऑफ वायरस है जिसमें हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखने को मिलती है।